एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना एक ऐसी कला है जो बहुत ज्यादा मेहनत, ढेर सारी समझ और खूब सारी पढ़ाई खोजता है। अब हम और आप अपने अकेले के पोर्टफोलियो के लिए इतनी मेहनत तो शायद ही कर पाए। यहीं पर रोल आता है ऐसे फंड मैनेजर्स या इन्वेस्टमेंट ऑफिसर्स का जो अपने अनुभव और मेहनत से ये काम आसान बना देते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही मेहमान हैं जिनसे हम ये समझेंगे कि इस कंफ्यूजन भरे बाजार में जहां कभी बहुत शानदार तेजी आती है और कभी बाजार सुस्त होता है, लॉन्ग टर्म में पैसे कहां बन सकते हैं। तो हमारे साथ हैं हेलियस कैपिटल मैनेजमेंट के दिनशो ईरानी सर। बहुत स्वागत है आज आपका एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर। धन्यवाद विकास जी, आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए आपके शो पर। मेरा पहला सवाल यह है कि इस वक्त शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव है। कभी बाजार बहुत तेजी दिखाता है और कभी सुस्ती रहती है। चुनाव का भी इंपैक्ट है। लेकिन हम बात 4-6 महीने की नहीं करेंगे। मैं ये समझना चाहता हूं कि अगर हम भारत की ग्रोथ स्टोरी को देखें तो कौन से ऐसे फैक्टर्स आपको दिखते हैं जो इस ग्रोथ को आगे लेकर जाएंगे और बाजार को भी आगे लेकर जाएंगे। जी देखिए विकास जी, एक्चुअली बाजार समझने के लिए जैसे मार्केटिंग के 4 पीस होते हैं, वैसे ही मार्केट के भी 4 पीस होते हैं। और ये इंग्लिश का पी बोल रहा हूं मैं इसलिए। तो एक पहला पी होता है पॉलिटिक्स, क्योंकि आपको चाहिए स्टेबिलिटी। तो होपफुली एक बार रिजल्ट्स आ जाएंगे तो आपको शायद, हमें भी लगे ऐसा कि स्टेबिलिटी आ गई है, मे बी वो पुरानी गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी। तो वो इंडिया का एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव है। पिछले 2 टर्म से सेम गवर्नमेंट है और तीसरे टर्म में भी आ गई। तो आप सोचिए कि कितना जो पुरानी पॉलिसी थी, इम्प्लीमेंटेशन जो चालू था, वो सब कंटिन्यू रहेगा। और आपने देखा ही है कि ये जो गवर्नमेंट है वो काफी फोकस्ड है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, क्योंकि वही एक तरीका है कि हमारे जो यूथ, बाय द वे इंडिया, every every 1 out of 4 people in the world is a young Indian. That is how it is today. तो सॉरी, मैं थोड़ा इंग्लिश में बोल दिया, लेकिन क्यों मुझे समझा नहीं कैसे बोलूं। लेकिन एनीवे, सो दैट इज व्हाट इज नीडेड। एम्प्लॉयमेंट चाहिए होता है, तो उसके लिए एक पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी चाहिए। और वहां आपने देखा है कि जैसे बोला, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस वगैरह दे रहे, तो वो कंटिन्यू रहेगा। तो पहला पी तो वो हो गया। दूसरा पी जो होता है वो होता है पोर्टफोलियो फ्लोज। पोर्टफोलियो फ्लोज इंडिया में आपने देखा है, डोमेस्टिक तो बहुत ही स्ट्रांग है। इनफैक्ट 20,000 करोड़ के सिप जो हो रहे हैं एवरी मंथ, ऑलमोस्ट $2.5 बिलियन कहलाते हैं वो। और अगर जो आप ईपीएफओ, एनपीएस और से अपना यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम वगैरह की जो फ्लोज है वो ऐड करें, तो कम से कम 24 से 25,000 करोड़ इंडिया में मार्केट में एवरी मंथ आ रहा है इन टर्म्स ऑफ इक्विटी। तो वो $2.5 बिलियन का आपका, सॉरी, 3 बिलियन के आसपास बनता है, विच इज वेरी हेल्दी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 3-4 महीनों में जो एफआई फ्लोज है, जो बाहर से जो फ्लोज आते हैं, वो थोड़े नेगेटिव हो गए हैं। और वो इसलिए नेगेटिव हुए हैं, 2-3 रीजन है मेनली। एक तो जैसे हमने पहले भी बोला हुआ है एक जगह पे, कि क्वार्टरली नंबर्स इतने अच्छे नहीं लग रहे, मतलब काफी डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा है सरप्राइजेस से। तो इसलिए शायद वो एक था रीजन नीचे आने का। और दूसरा जो मेजर रीजन था वो है चाइना। अभी आप, चाइना इतना गिर गया है वैल्यूएशन में कि वो इंडिया से आधा हो गया अभी आज की तारीख में। नॉर्मली इंडिया का एक प्रीमियम हुआ करता था चाइना पे, जो 40% के आसपास था, वो अभी 100% के आसपास पहुंच गया है इंडिया का प्रीमियम ओवर चाइना। तो वो ऑब्वियसली थोड़ा एक्साइटिंग लग रहा है आज की तारीख में एफआईआई को, क्योंकि चाइना अभी बोल रहा है कि मैं अपना इकोनॉमी खोल रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहा हूँ एंड ऑल दैट। लेकिन हमें लग रहा है कि वो एक ब्लिप है, और वो ब्लिप प्रॉब्ली करेक्ट हो जाएगा। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था अक्टूबर 2022 में, जब चाइना ने बोला मैं अपना इकोनॉमी खोल रहा हूँ, कोविड फ्री बना रहा हूँ, और ये सब बोला था। 4 महीने उनके फ्लोज चालू हुए थे, इंडिया ने 4 महीने के आउटफ्लो देखे थे। तो मुझे लग रहा है वी आर समवेयर नियर द फैक्ट। इनफैक्ट एक बार अपने इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे तो शायद वो फ्लोज भी हमारे चालू हो जाएंगे। तो वो भी इंडिया के लिए काफी स्ट्रांग होगा चलते हुए। माइंड यू, इंडिया जो जिस हिसाब से जीडीपी ग्रो करने वाला है, हम ऑलमोस्ट एक चौथाई जो वर्ल्ड का जीडीपी ग्रोथ होगा एवरी ईयर, वो इंडिया कंट्रीब्यूट करेगा। और जो वैसा होने वाला है, तो कोई भी एफआई इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकता। तो इंडिया के लिए वो भी काफी सॉलिड है। ठीक है, तो 2 पी तो बहुत अच्छे हो गए। तीसरा पी है पॉलिसी रेट्स। बिल्कुल। बेसिकली इंटरेस्ट रेट्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। वो ये साल तो लगता नहीं है कि कुछ कट आएगा, लेकिन आगे चल के
इट्स अ गिवन, क्योंकि हाई इन्फ्लेशन सस्टेन नहीं कर सकता। एक बार एक बेस बढ़ जाता है तो इन्फ्लेशन भी अपने आप नीचे आने लगता है। तो ऐसा लग रहा है कि अगले साल से इंटरेस्ट रेट कट चालू होंगे, विच इज वेरी हेल्दी फॉर द मार्केट। और वो दो तरीके से हेल्दी होते हैं, क्योंकि एक तो सीधा इम्पैक्ट आता है आपके प्रॉफिट्स में, जहां पे इंटरेस्ट रेट्स कम हुए तो आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं। और दूसरा इम्पैक्ट आता है आपके वैल्यूएशंस में। नॉर्मली जो कैलकुलेशन होता है वो ऐसे होता है कि आप 1 डिवाइड बाय इंटरेस्ट रेट इज द पी ऑफ द मार्केट। अगर जो इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, आपका डिनोमिनेटर कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली पीज आपके एक्सपेक्ट होने चाहिए। तो इसलिए वो दूसरी जो है, तीसरा पी जो है इंडिया के लिए, वो भी बहुत सॉलिड है। और जो चौथा पी है वो है हमारे पीई ऑफ द मार्केट, विच इज वैल्यूएशन ऑफ द मार्केट। मैं फिट इन कर रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए जरा अलाउ कीजिएगा मुझे। एनीवे, वैल्यूएशन ऑफ द मार्केट, अभी वैल्यूएशन आप देखें, सब लोग बोलते हैं काफी स्ट्रेच हो गए हैं, क्योंकि हमारे पास्ट 10 साल की जो एवरेज वैल्यूएशन थे वो 17 के आसपास होते थे, अभी 20 के आसपास। लेकिन मेरा तो यही कहना है कि अगर जो इंडिया एक कंट्री नहीं और कंपनी होती, और आपको ये बोल रही होती कि मेरा आगे के 5 साल में मेरा ग्रोथ रेट, मेरे हिस्टोरिकली से बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट होने वाला है, मेरा जो मैंने हिस्ट्री में दिखाया था उसके उससे ज्यादा। दूसरा, मेरी डेट इक्विटी मैंने आधी कर दी है, मेरा डेट काफी कम कर दिया मैंने अपना। मेरे रिटर्न रेशियोज जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं फ्रॉम व्हाट दे वर अर्लियर। तो आप सोचिए, वो कंपनी को आप री रेट करते कि आप डी रेट करते कि आप स्टेडी रखते? ऑब्वियसली आप री रेट करते। तो वही इंडिया के केस में हुआ है, री रेट हुआ है इंडिया। और मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से हम आगे चलने वाले हैं, जो हमारी ग्रोथ आने वाली है, तो और भी री रेटिंग हमारे लिए बाकी है, मुमकिन है आगे चल के। तो यही चार चीजें होती है जो आपको देखनी चाहिए, और आई थिंक इंडिया के लिए चारों चीजें काफी सॉलिड लग रही है। इसलिए हमें लग रहा है कि अगले 4-5 साल एटलीस्ट इंडिया के तो बहुत बढ़िया होने चाहिए। अच्छा, हम अक्सर बात करते हैं कि हमें मेगा ट्रेंड्स खोजने चाहिए, ऐसे ट्रेंड्स जिनमें इन्वेस्ट करें तो फ्यूचर में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन एक आम निवेशक के तौर पे अगर देखें तो ये थोड़ा मुश्किल भरा काम होता है। तो उनके बिहाफ पर मैं ये समझना आपसे चाहता हूं कि ये मेगा ट्रेंड्स आखिर खोजें कैसे। नहीं जी, एक्चुअली हम बोलते हैं कि गेट द बिग पिक्चर राइट। तो आपको अगर जो आपका दूर का ख्याल है, मतलब देखिए, जैसे हम इंडिया की बात करें, राइट, तो मैंने जैसे बोला, यंग पॉपुलेशन, 65 करोड़ यंग पॉपुलेशन है हमारी, 25 से कम। तो अभी बिल्कुल। उनको आपको एम्प्लॉयमेंट देना ही पड़ेगा। अभी सर्विसेज में अगर जो एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो 1:1 कोरिलेशन होता है, मतलब आप एक खर्चेंगे तो एक ही एम्प्लॉयमेंट होता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की ब्यूटी क्या होती है कि वहां पे जो आपका कैपिटल इन्फ्यूजन होता है, उसके चलते ना ही आपके वो पर्टिकुलर यूनिट में आपके एम्प्लॉयमेंट होते हैं, पर बाकी एंसिलरी यूनिट्स में भी काफी एम्प्लॉयमेंट होता है। तो उसका इम्पैक्ट होता है 1:10। तो गवर्नमेंट को भी पता है कि अभी आगे चल के आपको मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा फोकस देना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली एक ट्रेंड तो वो हो गया कि मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है हमारी, मतलब आउटसोर्सिंग वगैरह इंडस्ट्री है, वो वहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो वो एक ट्रेंड हो गया। तो ऐसे ही ट्रेंड ही निकलते हैं। जैसे दूसरा ट्रेंड है कि इंडिया एक्चुअली आज की तारीख में देखा जाए तो एक चाइना के, मतलब चाइना एक्चुअली पूरी जो दुनिया है वो खफा है आज की तारीख में चाइना से, क्योंकि एक तो कोविड ठीक से नहीं हैंडल किया था, प्लस दूसरा उन्होंने जो स्ट्रॉन्ग आर्म चालू कर दिया दूसरी कंट्रीज के साथ, तो इससे काफी खपा थी। तो इसलिए इंडिया China+1 का ऑप्शन जो इंडिया का था, वो प्ले आउट काफी अच्छा हो रहा है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि इंडिया में काफी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आ रही है, और गवर्नमेंट ने भी बहुत बढ़िया पीएलआई स्कीम वगैरह चलती है। तो दूसरी थीम ये हो सकती है कि आप पीएलआई बेस्ड जो थीम्स है वो वहां पे कंसंट्रेट कीजिए। और तीसरा, इंडिया एक्चुअली एक बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है, मतलब अब तक किसी से आगे चल के उन्होंने कोई लड़ाई नहीं की, कोई झगड़ा नहीं किया। तो एक फ्रेंडली कंट्री को नॉर्मली दुनिया अच्छे तरीके से नजर से देखती है। और डिफेंस जो स्पेंड हो रहे हैं आज की तारीख में दुनिया में, थैंक्स टू वो रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई, फिर बीच में ये पैलेस्टाइन और इसराइल और फिर ईरान भी इन्वॉल्व हो गए। तो सबको चाहिए कि अपना अपना डिफेंस बजट अप करें। इनफैक्ट आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रम्प जी बोल रहे थे कि नेटो का तो मैं मेंबर्स को बोलूंगा कि अगर जो 2% आपने नहीं स्पेंड किया अपने जीडीपी का डिफेंस पे, तो मैं आपको निकाल दूंगा नेटो में से, अलायंस में से, अगर जो मैं प्रेसिडेंट बना तो ऑब्वियसली वहां पे भी स्पेंड चालू हो गए हैं। यूरोप में जो कंट्री जो बहुत कम स्पेंड करती थी वो भी ज्यादा स्पेंड करने लगी है। तो डिफेंस
इंडिया कैन बी अ वेरी आउटसोर्सिंग थीम फॉर डिफेंस। एक्चुअली हम ये बहुत टाइम से बोले जा रहे हैं और आपने देख लिया कि ऑलरेडी काफी हद तक जो आउटसोर्सिंग हो रहा है इंडिया से, काफी हद तक डिफेंस में भी अभी चालू होने वाला है। तो इसलिए वो एक बहुत बढ़िया थीम हो सकती है हमारी कंट्री के लिए। और जो हमारी नॉर्मल थीम्स है वो तो है ही, जैसे डिजिटलाइजेशन की थीम हो गई, काफी प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं जो प्रोवाइड करती। तो आपको डे टू डे लाइफ में ये सब दिखता है। जस्ट थोड़ा, जैसे मैंने बोला, बिग पिक्चर यू गेट दैट राइट एंड देन एवरीथिंग फ्लोस। जिन इन्वेस्टर्स ने अभी आपकी बात सुनी, उन्होंने 4P को समझ लिया, उन्होंने ये भी समझ लिया कि मेगा ट्रेंड्स को कैसे खोज सकते हैं, रियल लाइफ के एग्जांपल्स को कैसे वो मार्केट में यूज कर सकते हैं और एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का जो स्ट्रेटजी है वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उनके मन में अभी भी एक सवाल है कि क्या वो अभी खरीदें या 4 जून के बाद खरीदें, जब इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ जाएंगे उसके बाद। अगर जो आप लंबे अरसे के लिए निवेशक होने वाले हैं, तो ये 4 दिन या 4 महीने एक छोटा सा डॉट मिलेगा आपको आपकी पूरी जर्नी में, तो बिल्कुल। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहिए तो आप शायद सिप के थ्रू आ जाइए, अगर जो आपको थोड़ा डाउट हो रहा है। पूरा नहीं डालना तो स्टैगर कर दीजिए। सिप बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होते हैं आजकल शेयर बाजार में, मतलब म्यूचुअल फंड में एंटर करने के लिए। लेकिन एज अ, जैसे मैंने बोला कि अगर जो आप लंबे अरसे तक रहने वाले हैं और आपने राइट स्टॉक जो लिया है, तो ये पूरा जो आपका करेक्शन जो 4 दिन का 4 महीने का होने वाला है, वो एक छोटा सा एक डॉट दिखेगा आपको अपनी पूरी जर्नी में। तो वो उसके लिए यू डोंट वांट टू मिस आउट द होल जर्नी। और एक्चुअली हम तो, लाइक मैं तो 30 साल से इस मार्केट में हूँ, और आज तक मैंने कभी बॉटम प्रिडिक्ट नहीं किया है, ना ही मैंने कभी टॉप प्रिडिक्ट किया है। हमेशा बॉटम से थोड़ा ऊपर ही लिया होगा या तो टॉप से थोड़ा नीचे ही बेचा होगा। तो वो तो चॉइस ही नहीं है आपके पास। अच्छा, जैसे एक सवाल मेरे मन में आपके लिए आया ये कि जैसे कोई शेफ होता है तो शेफ को अपनी रेसिपी के बारे में पता होता है। आप मार्केट में 3 दशक से हैं, 30 साल का आपका करीब करीब का एक्सपीरियंस है, अनुभव है। आपने मार्केट में काफ़ी पैसा बनाया है लोगों के लिए भी, और काफ़ी सारी स्ट्रेटजी आपने सजेस्ट की है। तो मैं इसको एक शेफ से कनेक्ट करते हुए समझना चाहता हूं कि मार्केट में जो पैसा बनाते हैं, पैसा जो कमाते हैं, उसकी रेसिपी आपकी बुक्स में क्या है? कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐसे हों जो हम ऐड करें तो एक अच्छा पैसा या एक अच्छा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बना सकेंगे, अच्छी पोर्टफोलियो बना सकेंगे? जी, एक तो एक्चुअली लाइफ की ही हमारी लर्निंग है, कि आपको लाइफ में, मतलब दुनिया में, जिंदगी में, इंसान में भी, आपको पता है कि बुरा क्या होता है उसमें। आपको कभी भला नहीं पता होता। अगर जो मैं आपको बोलूं कि एक आदमी चोरी करता है, तो आप बोलेंगे ये आदमी तो बुरा है, खराब है, बिल्कुल। चोरी करता है। पर मैं अगर जो बोलूं ये चोरी नहीं करता, तो आप ये तो नहीं बोलेंगे कि कितना भला आदमी है, चोरी नहीं करता है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि बुरे का क्या डेफिनेशन है, भले हम्म। का डेफिनेशन नहीं पता था। जो जहां पे कुछ कुछ बुरा ना हो, वही भला होता है। तो इसलिए अगर जो आप ये शेयर बाजार में भी लगे, काफी चीजें आपको मिलती है जो बुरी होती है। जैसे आपके थीम, जैसे मैंने आपको समझाया, थीम वो बुरा है तो छोड़ दीजिए, मत कीजिए। अगर और सिक्लिकलिटी है थीम में, ले मत लीजिए, निकाल दीजिए। क्योंकि आप ये समझिए, बाय द वे हमने ये तो एनालिसिस किया हुआ है कि 1/3 जो कंपोनेंट है बाजार का, वो बहुत ही अच्छा करता है। दूसरा, हमने NSE 500 का डेटा निकाला था और उसमें हमने देखा था कि 1/3 जो है, 1/3 जो पोर्शन है स्टॉक्स जो है उसमें NSE 500 में, वो बहुत बढ़िया करते हैं। तो आप 150 से 200 स्टॉक की बात कर रहे हैं जो बहुत ही बढ़िया करते हैं इंडेक्स के अंदर। तो आप लिबरली आप रिजेक्शन कर सकते हैं विदाउट बॉदरिंग कि कोई अच्छा स्टॉक शायद निकल जाए, क्योंकि आपके पास ये सब करने के बाद भी आपके पास 150 स्टॉक रह जाएंगे जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए बड़े लिबरल होना चाहिए रिजेक्शन के टाइम में। तो जैसे मैंने बोला, थीम हो गई, खराब हो गई तो आप आउट कर दीजिए। मैनेजमेंट खराब है तो आउट कर दीजिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस खराब है तो आउट कर दीजिए। कोई डिसरप्शन आने वाला है इंडस्ट्री में, जैसे ईवीज आने वाले हैं ऑटो स्पेस में, आउट कर दीजिए, मत देखिए। फिर जैसे वैल्यूएशन हो गया, खराब है, आउट कर दीजिए। अकाउंटिंग खराब है, आउट कर दीजिए। कोई मीडियम टर्म ट्रिगर्स खराब है, उनके M&A एक्टिविटी हो रही है, कुछ हो रहा है, या क्वार्टरली नंबर्स खराब आने वाले हैं, आउट कर दीजिए। तो ऐसे रिजेक्शन करके ही आपके पास जो रह जाएगा, वो मैं जी। नहीं बोल रहा कि अच्छा है, पर ऑब्वियस है कि इसमें जो बिल्कुल ही जो विजिबली बैड था, जो खराब था, वो आपने आउट कर दिया। तो ये जो आपके पास है, वो आपको एक क्लियर लाइन देता है अल्फा का, इन द सेंस कि ये आपसे बाजार से बेटर ही करेगा। और ये आपके पास जो पिक रह गया है वो काफी अच्छा पिक है। तो इसी में आपको देखना है और इसी में करना है, और आपको
वही देखना है। बहुत सिंपल चीज होती है, लेकिन थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हम ही बना देते हैं लाइफ में। तो मामला क्लियर है कि इन्वेस्टिंग के किचन में जब भी आप जाएं तो पहले यह समझें कि क्या नहीं डालना है, फिर बचे हुए जो इंग्रेडिएंट्स हो उनसे एक अच्छी डिश यानी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं। ये क्लियर स्ट्रेटजी आप दे रहे हैं। हाँ जी, जैसे मैंने बोला, एक्चुअली हमने तो ये पैटर्न किया हुआ है हमारा, ये हम इसको जो फिलॉसफी है हमारी उसको बोलते हैं एलिमिनेशन इन्वेस्टिंग, ईआई करके बोलते हैं। और ये हमारी तो पिछले 19 साल से हम ये करते आए हैं, और एच एंड एवरी प्रोडक्ट जो हमने हमारा लॉन्च किया है, बी एट आर ऑफशोर फंड जो हमारा लॉन्ग शॉर्ट फंड है, या तो डोमेस्टिक में जो हमारे पीएमएसएआईएफ थे, या तो हमारा जो म्यूचुअल फंड है, वो सारा यही फिलोसफी फॉलो करता है, और सारों ने पॉजिटिव अल्फा जनरेट किया हुआ है। सर बहुत शुक्रिया, आज आपने एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी के लिए समय निकाला अपने बिजी शेड्यूल से और हमारे दर्शकों को इतनी सारी आपने इंफॉर्मेशन भरी चीजें शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू विकास जी, मुझे भी बहुत मजा आया आपके साथ बात करके।